हेलो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस light and then nature of light, then we discuss mirror and image. So these are the topic today we are going to discuss. नंबर 1 लाइट यानी कि हम लोग बात करेंगे प्रकाश की बात होगी। नेचर ऑफ लाइट यानी कि हम लोग बात करेंगे प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के नेचर के बारे में बात होगी यहाँ पर। ओके, मिरर यानी कि दर्पण और इमेज यानी कि हो जाएगा प्रतिबिंब। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइट की, फिर बात होगी नेचर ऑफ लाइट की और फिर बात होगी मिरर और इमेज की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज लाइट? लाइट है क्या? प्रकाश है क्या भाई? व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? ओके, प्रकाश है क्या? रोशनी है क्या कि किरण है? नहीं। चलो आ जाते हैं कि लाइट क्या होता है। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग लाइट को? टुडे वी आर एबल टू डिफाइन दिस लाइट वेरी इजीली। बहुत ही आसान शब्दों में आप बोल सकते हो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Light is a form of energy which gives the sensation of vision। यानी कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी भी वस्तु या किसी भी सामग्री को देखने की क्षमता प्रदान करता है। बहुत ही आसान शब्दों में क्या बोला है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन। ओके, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ओके, सही है, लेकिन क्या किसी और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश जो है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसका लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ रेंज 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य प्रकाश कितना होता है? 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ओके, यहाँ तो कोई डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि लाइट क्या है? लाइट ऊर्जा का एक रूप है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें किसी भी वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट को देखने की क्षमता प्रदान करता है। लाइट को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट यानी कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है भाई, जिसका कि तरंग दैर्ध्य प्रकाश कितना होगा? वेवलेंथ रेंज कितना होगा? 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ओके, चलिए, तो ये तो हो रहा व्हाट इज लाइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेचर ऑफ लाइट की तरफ। नेचर ऑफ लाइट की तरफ यानी कि प्रकाश की प्रकृति की बात होगी भाई। नेचर ऑफ लाइट।
नेचर ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की प्रकृति। तो ये सवाल आज का नहीं है, सदियों पुराना है ये सवाल। ये क्वेश्चन जो है, इस पर डिबेट बस आज की बात नहीं है दोस्त, कि लाइट क्या है, लाइट का नेचर क्या है, लाइट कैसा बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ लाइट को लेके सेवरल थ्योरीज आर परफाउंडेड बाय टाइम टू टाइम, एंड 17th सेंचुरी में सबसे जो इम्पोर्टेंट दो थ्योरीज थी वो आपके सामने यहाँ पे है। नंबर 1, न्यूटन्स corpuscular theory, and number 2 was Huygens wave theory. न्यूटन्स corpuscular theory एंड नंबर 2 Huygens wave theory। इसको बोलेंगे न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, और ये है हाइगेन का तरंग सिद्धांत है भाई, ये हाइगेन का तरंग सिद्धांत है। ओके, तो ये जो डिबेट, ये जो डिस्कशन है कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। अच्छा, ये प्रकृति में आप उसके बिहेवियर में, जैसे कि वो अच्छा है, बुरा है, गंदा, इसकी बात नहीं करना मेरे भाई। बात किसी करनी है, देखिए यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी है यूनिवर्स में प्रेजेंट है, या तो मैटर है, मैटर मीन्स द्रव्य है, या तो वो मैटर है यानी कि द्रव्य है, या तो एनर्जी है यानी कि ऊर्जा है भाई। इसी को आप रेडिएशन भी मान सकते हो। तो इस यूनिवर्स में केवल और केवल 2 ही चीज़ है। मैं क्या हूँ? मैं मैटर हूँ, मैं मैटर करता हूँ। और आप क्या हो? आप एनर्जी हो। दिखते तो नहीं, आप भी मैटर हो यार। मैटर यानी कि द्रव्य, एनर्जी यानी कि ऊर्जा या फिर रेडिएशन बोल सकते हो। तो बात यह है कि लाइट मैटर है, लाइट द्रव्य है कि लाइट ऊर्जा है। आज आपने बोल दिया लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि आप कहाँ पे हो? आज आप 21वीं सदी में जी रहे हो मेरे भाई। लेकिन ज़माना याद करो, आज से 400 साल पहले का। ठीक है, तो उस समय 17th सेंचुरी में 2 थ्योरीज जो है प्रचलित हुई है। न्यूटन्स corpuscular थ्योरी, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, और एक है हाइगन्स वेव थ्योरी, हाइगन का तरंग सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूटन के corpuscular थ्योरी की, जो कि आया था 1676। द ईयर कैन वेरी बाई बुक टू बुक, अलग अलग बुक में जो है अलग अलग ईयर होता है। ये NCERT को प्रीफर किया है। न्यूटन्स corpuscular थ्योरी यानी कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत। देखिए यार, न्यूटन का मानना था कि लाइट कंसिस्ट्स ऑफ पार्टिकल्स, लाइट कंसिस्ट्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि प्रकाश जो है ना वो कण है। प्रकाश कणों से मिलके बना है, प्रकाश कणों से मिलके बना है। एंड दैट पार्टिकल्स नेम्ड एज corpuscles, corpuscles। दैट पार्टिकल्स आर नेम्ड एज corpuscles, यानी कि कर्णिका बोल सकते हो या कर्ण बोल सकते हो, कर्ण। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स corpuscular थ्योरी, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कणों से मिलके बना है। प्रकाश कंसिस्ट्स ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, ये एक्चुअली में न्यूटन ने इसको बढ़िया साइंटिफिकली तरीके से एक्सप्लेन किया था। लेकिन ये जो कर्ण सिद्धांत है या जो पार्टिकल थ्योरी है ना, सबसे पहले 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में ही डकाल्टे यानी कि ये एक दार्शनिक या एक छोटे मोटे वैज्ञानिक बोल सकते हो आप। सबसे पहला ये जो व्यू था पार्टिकल का, इन्होंने ही दे दिया था एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। डकाल्टे नाम याद रखिए। तो ये हो सकता है कि सबसे पहले ये जो पार्टिकल थ्योरी का जो है बेस कौन रखा था, तो आइडिया उन्हीं का था भाई, डकाल्टे का ही आइडिया डकाल्टे का ही था। लेकिन न्यूटन्स ने उसको एक थ्योरी बनाया। एक होता है हाइपोथेसिस, बोलना चाहिए कि आप क्या बोल सकते हो, हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना। तो ये डकाल्टे का परिकल्पना था कि लाइट में यार पार्टिकल होना चाहिए, बस
बाकी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन न्यूटन ने उसको बढ़िया से एक साइंटिफिक ढांचा प्रदान किया कि न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी, यानी कि प्रकाश क्या है, कण है, प्रकाश जो है वो पार्टिकल है। और अब देखिए भाई न्यूटन, अच्छा आपने थ्योरी दिया है तो हवा मास्टरी करोगे, उसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा। तो न्यूटन ने उस समय तक लाइट से संबंधित जो भी घटनाएं थी, द फिनोमिनन रिलेटेड टू लाइट, जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, या रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट हो गया, यानी कि दीज आर द प्रॉपर्टीज ना, कि लाइट सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ये सब जो घटनाएं उस समय तक ज्ञात थी, मालूम था, उसको बढ़िया से एक्सप्लेन किया, बढ़िया दुनिया को घुमाया कि दो यार प्रकाश का परावर्तन ऐसे हो जाता होगा, अपवर्तन ऐसे होता है, या फिर प्रकाश सीधी रेखा में ऐसे गमन करता है। उन्होंने अपने इस थ्योरी से बढ़िया से एक्सप्लेन किया, दुनिया मानने लगी भैया न्यूटन है। कौन था न्यूटन? लॉ ऑफ मोशन देने वाला न्यूटन, ग्रेविटेशनल थ्योरी देने वाला न्यूटन। बोले हाँ यार लाइट ना पार्टिकल ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसी के 2-4 साल बाद एक और नाम आता है 1678 के आसपास, हाइगन, क्रिश्चियन हाइगन। इन्होंने बोला नहीं यार मैं सहमत नहीं हूँ, लाइट ना तरंग होना चाहिए, लाइट क्या होना चाहिए? लाइट ना तरंग होना चाहिए, तरंग यानी कि वेव होना चाहिए। तो इनका बोलना था कि लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव, लाइट जो है ना वो तरंग के रूप में संचरित होता है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेव थ्योरी। तो हाइगन क्या बोल रहे हैं? हाइगन के बोलना है यार प्रकाश ना तरंग के रूप में संचरित होता है, प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होगा, यानी कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। बोले अच्छा लाइट वेव है, तो ये बता, अच्छा उस समय तक जो ज्ञात तरंग था, जो वेव था, दे ऑल आर मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगों के बारे में जानकारी थी। और यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल वेव्स को क्या चाहिए होता है भाई? मीडियम चाहिए होता है, बिना मीडियम के तो वेव्स प्रोपोगेट नहीं होते हैं, पढ़ा ही होगा। तो बोले चल बता यार कौन से मीडियम में ये प्रोपोगेट होता है? अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर तो कोई मीडियम ही नहीं है, तो बता दो कौन से मीडियम में प्रोपोगेट होता है। तो इन्होंने भी ना बोला भाई हो सकता है वहाँ पे एक हाइपोथेटिकल मीडियम हो, जिसको इन्होंने बोल दिया ईथर बोल दिया। ओके भाई, सवाल था कि तरंग को चाहिए माध्यम, बिना माध्यम के तो आगे बढ़ेगा नहीं, और एटमॉस्फेयर के बाहर तो कुछ है नहीं। तो इन्होंने बोला यार हो सकता है पूरा यूनिवर्स ना एक हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर से फिलो, जो दिख नहीं रहा है आपको। लेकिन बात ये हुआ ना दोस्त कि एक्सपेरिमेंटली इसको साइंटिस्ट लोग ढूंढे नहीं पाए, आज तक नहीं ढूंढ पाए भाई, ये साइंटिफिकली मिला ही नहीं। क्या बोल रहा हूँ मैं? बहुत ही सिंपल है, फिर से जुड़िए मेरे साथ। न्यूटन क्या बोलता है कि यार लाइट ना कण है, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, कणिका सिद्धांत, लाइट क्या है? कण है। हाइगन बोलता है नहीं यार तरंग है, हाइगन क्या बोला? तरंग है। तो तरंग के लिए माध्यम चाहिए था, तो इन्होंने बोला चलो यार ये पूरा होल यूनिवर्स इज फिल्ड विद एन इमेजिनरी मीडियम दैट इज ईथर। पूरा ये जो यूनिवर्स है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ईथर नामक किसी माध्यम से भरा हुआ हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों को ये ईथर मिला ही नहीं। तो अब क्या होगा? एक तो बात ये कि उस समय न्यूटन का जो वर्चस्व था, न्यूटन का जो रेपुटेशन था एमंग ऑल द साइंटिस्ट, बहुत ही ज़्यादा था। लोग इनसे प्रभावित थे क्योंकि ये लॉ ऑफ मोशन दे चुके थे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ चुका था, और हाइगन जो है अभी उभर रहे थे यार। तो इन्होंने बोला यार हम तो न्यूटन के साथ जाएंगे, ओके हम तो न्यूटन के साथ जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया? हाइगन के वेव थ्योरी को टोटली डिसरिगार्ड कर दिया, ठीक है। 2 रीज़न है, पहला तो न्यूटन का रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, सेकेंडली कि ये जो जिस हाइपोथेटिकल मीडियम की आप बात कर रहे हो ना दोस्तों, कहाँ है? वो तो है ही नहीं, वो तो मिला ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हमने किसको एक्सेप्ट किया? न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी को एक्सप्लेन किया। ये बात हो रही है 17वीं सेंचुरी की। तो 17वीं सेंचुरी में डोमिनेट कौन कर रहा है?
डोमिनेट कर रहा है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, यानी कि न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी डोमिनेट कर रहा है। लेकिन भाई वक्त सबका आता है, एवरी डॉग हैज अ डे भाई, हर कुत्ते का दिन आता है, पता ही होगा। अब देखिए 18वीं सेंचुरी की बात करते हैं, हम लोग आ गए हैं 18वीं सेंचुरी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई खास डिस्कवरी हुई नहीं है। ये जो पूरा सेंचुरी है इसमें लोगों ने न्यूटन को ही फॉलो किया, मतलब पूरे 100 सालों तक, 150 सालों तक न्यूटन का जो कर्पस्कुलर थ्योरी है, न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है, लोगों ने उसी को माना भाई। और अब हम आ जाते हैं 19th सेंचुरी की बात करें भाई, ठीक है। तो देखिए भाई 19th सेंचुरी के सबसे पहले साल में ही, यानी कि 1801, ये 19th सेंचुरी होता है ना, ये 19th सेंचुरी होता है भाई, ये नहीं कि सर 18 लिखे हो तो ये 18th सेंचुरी होगा, नहीं भाई, ये है 19th सेंचुरी। 19वां लग गया है, तो ये हो जाएगा 1801। यहाँ पर देयर वाज अ साइंटिस्ट जिनका नाम था थॉमस यंग, नाम तो सुना ही होगा, थॉमस यंग। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यार बहुत ही चर्चा में था अभी, ये पता होगा क्यों, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है लाइट के एक नए प्रॉपर्टी को जन्म देता था, दैट इज इंटरफियरेंस, यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण। ध्यान से सुनिएगा भाई, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उनको दिक्कत हो सकता है। और मैं ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि आपके सिलेबस के बियॉन्ड है, बाहर है। लेकिन याद रखिए कि जैसे कि प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, वैसे ही इंटरफियरेंस भी एक फिनोमिनन है, व्यतिकरण भी एक घटना है जो प्रकाश के साथ घटित होती है। तो ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये इंटरफियरेंस के बारे में जानकारी देता है। और ये जो प्रकाश का इंटरफियरेंस है, प्रकाश का जो व्यतिकरण है, यानी कि इंटरफियरेंस ऑफ जो लाइट है, ये फिनोमिनन कैन ओनली बी एक्सप्लेन, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कैन ओनली बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। आप इस इंटरफियरेंस की घटना को तब तक एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक कि आप ये न मानो कि लाइट क्या नहीं है, तरंग नहीं है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को मानना पड़ा वेव। देखो कैसे गेम चेंज हो रहा है, इंटरफियरेंस, इसको एक्सप्लेन आप केवल वेव थ्योरी से ही कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद 1807 में आ गया एक नई फिनोमिनन आ गई, इसको बोलेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रकाश का ध्रुवण बोलते हैं जिसको, प्रकाश का ध्रुवण। और ये घटना भी केवल वेव थ्योरी से ही एक्सप्लेन हो सकती थी, यह नोट करते हैं ना भाई, एग्जाम में कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। ओके, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को कौन परफॉर्म किया था भाई? थॉमस यंग ने परफॉर्म किया। और ये किसको शो करता है? इंटरफियरेंस के लिए था, ये इंटरफियरेंस से रिलेटेड है। और इंटरफियरेंस कैन ओनली बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ये तभी एक्सप्लेन हो सकता है जब आप मानो कि प्रकाश तरंग है। और वहीं पर डिस्कस हुआ पोलराइजेशन, ये भी एक फिनोमिना है, ये भी एक प्रकाश से जुड़ी हुई घटना है। इसको भी आप केवल वेव थ्योरी से ही एक्सप्लेन कर सकते हो। और आ गया एक और फिनोमिनन 1810 में, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का विवर्तन। तो देखो एक के बाद एक इंटरफियरेंस आ रहा। पहले इंटरफियरेंस आया, इंटरफियरेंस के बाद पोलराइजेशन आ गया, पोलराइजेशन के बाद डिफ्रैक्शन आ गया। एंड ऑल दिस न्यूली डिस्कवर्ड फिनोमिनन कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी। अरे यार ये क्या हो गया? पूरा गेम चेंज हो रहा है, कण मानोगे अगर लाइट को आप कण मानोगे, प्रकाश को अगर आप कण मानोगे, तो आप इन सब फिनोमिनन को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। ये एक्सपेरिमेंटली हो रहा है भाई, हवा में बात नहीं हो रहा है। साइंस इज दैट ब्रांच जिसमें सब आपको
एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये थ्योरी नहीं है। तो इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हो केवल वेव थ्योरी से, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो केवल वेव थ्योरी से, और डिफ्रैक्शन जो फिनोमिनन है इसको भी केवल वेव थ्योरी से ही, तरंग सिद्धांत से ही एक्सप्लेन कर सकते थे। तो अब दुनिया जो है न्यूटन से थोड़ा ऊब चुकी थी। अब लगा नहीं यार, वो तो हमको गोटी खिला गया, वो तो हमको गोटी खिला गया यार, ठीक है। तो अब दुनिया का झुकाव किधर हो रहा है, लेकिन सवाल अभी भी यही था, सवाल अभी भी यही है कि भाई अगर तरंग है तो माध्यम कहाँ है, किस माध्यम में प्रोपोगेट होता है, माध्यम चाहिए ना भाई। इसका जवाब मिल गया अपने को 1865 में। ध्यान दीजिएगा, ईयर बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ साइंटिस्ट का, याद रखिए, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। 1865 में हम लोग बात करते हैं जे.सी. मैक्सवेल की, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने क्या किया, इनको उस लफड़े से कुछ लेना देना ही नहीं था। बोला भाई लाइट तरंग है कि कण है, हमको मैटर नहीं है। ही डिस्कवर्ड a new type of wave, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग का एक डिस्कवरी किया। विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के दोलनों से बनती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो साइंस बैकग्राउंड में नहीं जाना है अभी हमको। तो जे.सी. मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसकी खास बात क्या है भाई, डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, इसको कोई मीडियम ही नहीं चाहिए। विद्युत चुम्बकीय तरंग को संचयित होने के लिए कोई माध्यम चाहिए ही नहीं। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स विच कैन प्रोपोगेट विदाउट मीडियम थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम या निर्वात में से भी होके गमन कर सकती हैं। ओहो हो, तो लाइट क्या हो सकता है, लाइट कैन बी अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ले जो बचा कुचा था उसको तो वही ना जैसे मैक्सवेल ने निपटा दिया। माध्यम बोला यार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है, लाइट क्या हो सकता है, लाइट कैन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग हो सकता है, और विद्युत चुम्बकीय तरंग को तो माध्यम चाहिए ही नहीं। लो जो बचा कुचा था उसका सर जैसे मैक्सवेल ने निकाल दिया। तो अब दुनिया, अच्छा एक और देखो, इसके बाद 1887 या 88 के आसपास हर्ट्ज बहुत ही तकलीफ देता है, हर्ट्ज ने डिस्कवर कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अच्छा, इन्होंने तो केवल मैथमेटिकली बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम का कोई चीज़ हो सकता है, लेकिन ये बंदा ना उसको लैब में बना दिया, लेबोरेटरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करके दिखा दिया। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ 12th में, ठीक है। तो ये हर्ट्ज ने डिस्कवर किया लैब में 1888 में। डिस्कवर मीन्स प्रोड्यूस किया बोलना चाहिए, डिस्कवर तो ये कर चुके थे, प्रोड्यूस किया लैब में बाय एक्सपेरिमेंट हर्ट्ज। और ये तो पूरा गेम ही खत्म कर दिया, फिर से मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूँ दोस्त। सबसे पहले न्यूटन ने बोला कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कण है, लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का होता है। हाइगन ने बोला कि नहीं यार ये तो वेव थ्योरी का होना चाहिए, तभी तो हाइगन वेव थ्योरी आया। लेकिन भैया हाइगन को लोगों ने डिसरिगार्ड कर दिया, चलो यार खत्म करो, ये न्यूटन के सामने कहाँ टिकेगा। अच्छा, मीडियम भी नहीं बता पाया था कि कौन सा मीडियम चाहिए। उसके बाद 18 सेंचुरी में कुछ खास, सॉरी 18 सेंचुरी में कुछ खास हुआ नहीं, और अब हम लोग आ जाते हैं 19 सेंचुरी में। तो 19 सेंचुरी के सबसे बिगनिंग में 1801 में ही क्या हो गया था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था थॉमस यंग ने, और जो इंटरफेरेंस के लिए है। याद रखना कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड करता है, इंटरफेरेंस से। उसके बाद डिस्कवर हुआ डिफ्रैक्शन, फिर पोलराइजेशन, और ये जो तीनों फिनोमिनन थी कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर ऑफ लाइट। लेकिन अभी भी मीडियम की कमी थी, और इसको कौन कंप्लीट कर दिया, जे.सी. मैक्सवेल। इन्होंने बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम का भी कोई चीज़ होता है जिसको मीडियम चाहिए ही नहीं, और फिर हर्ट्ज ने उसको प्रोड्यूस कर दिया लैब में।
तो अब जो है पूरा गेम चेंज, हालात बदल दिया, जज्बात बदल दिया, सुना है ना ऐसे वाला, हालात बदल दिया, जज्बात बदल दिया। अब बोले नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, लाइट जो है ना तरंग होना चाहिए। लाइट क्या होना चाहिए? लाइट जो है वो तरंग होना चाहिए, लाइट जो है वो वेव होना चाहिए। पूरा न्यूटन के, अब इन लोग न्यूटन से मोहमाया भंग यार, न्यूटन से मोहमाया भंग हो गया। तो ये जो है, तो आप क्या बोल सकते हो, क्या निकल के सामने आ रहा है कि जो 17th सेंचुरी था, ठीक है, इसमें 18th भी आ जाएगा। 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी किसका था? पार्टिकल नेचर का। ये जो दोनों सेंचुरीज है, ये जो दोनों जो शताब्दियां हैं, ये हैं पार्टिकल नेचर की, ओके। लेकिन जो 19th सेंचुरी है, जो 19th सेंचुरी है, ये किसकी है भाई? ये है किसकी? ये तो पूरा वेव थ्योरी डोमिनेट किया, ये पूरा वेव थ्योरी है, पूरा तरंग सिद्धांत डोमिनेट किया, यहाँ पे पूरा तरंग सिद्धांत डोमिनेट किया, ठीक है। तो अब दुनिया जो है मानने लगी कि भाई न्यूटन ने तो धोखा दिया, हमको पता था न्यूटन धोखा देगा, न्यूटन ने धोखा दिया। और प्रकाश क्या है? लाइट क्या है? लाइट को वेव होना चाहिए, लाइट को वेव होना चाहिए। लेकिन सिक्का है, पलटता जरूर है। तो देखो 1900, यानी कि ये साल की बात कर रहा हूँ मैं, 1900 में ना, देखो इससे पहले जो सालों में, इससे पहले के सालों में फिजिक्स में बहुत सारा डिस्कवरी हुआ। उसमें एक डिस्कवरी था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके लिए बहुत ही ये अलग हो सकता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, नाम याद रखना भाई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कि कृष्णिका विकिरण, कृष्णिका विकिरण। और ये जो और ये फिनोमिनन था ना भाई, इसको ना तो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर पा रहे थे, ना तो पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन कर पा रहे थे। किसी के पास इसका जवाब ही नहीं था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कैसे एक्सप्लेन करें। तो भाई यहाँ पे निकल के आए प्लैंक साहब, प्लैंक, मैक्स प्लैंक साहब आए। इन्होंने एक नया थ्योरी दे दिया। इन्होंने बोला यार ये जो रेडिएशन है ना, पार्टिकल के फॉर्म में इमिट होता है, पार्टिकल के फॉर्म में इमिट होता है, लेकिन वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट होता है। ये जो रेडिएशन है, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये पार्टिकल के फॉर्म में इमिट होगा, लेकिन वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। और इसको बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, ध्यान दीजिएगा भाई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। लाइट यानी प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में मिलता है। लाइट कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इसको नाम दिया क्वांटा, इसको नाम दिया क्वांटा, या इसी को बोलते हैं फोटोन। क्या है क्वांटम थ्योरी? क्या है क्वांटम थ्योरी भाई? क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में है, और उस बंडल को, जो एक बंडल है, उसको क्वांटा बोलेंगे या फोटोन बोलेंगे। और एक फोटोन की ऊर्जा किसे देते हैं भाई? E इक्वल टू एच न्यू से देते हैं। E इक्वल टू एच न्यू, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, और ये उसकी ऊर्जा है भाई। E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू, ये आता है प्लैंक के क्वांटम थ्योरी से। E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू। क्या बोला है प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी? क्या बोला है जी? प्लैंक के क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में विद्यमान है। यानी कि सिंपली इनका बोलना है कि पार्टिकल नेचर का होना चाहिए, वो कण है। इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो प्रकाश है वो क्या है? वो कण है, प्रकाश कण है। और ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को आप कभी एक्सप्लेन कर पाओगे जब मानोगे कि प्रकाश यानी कि रेडिएशन, जो प्रकाश है वो क्या है? वो कण के रूप में विद्यमान है, वो पार्टिकल नेचर का होता है।
हमको तो साला कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी बोलते हैं कण है, कभी बोलते हैं तरंग है, और सब अभी तक तो पहले तो जो 17 और 18 सेंचुरी था उसमें डोमिनेट किया पूरा कण कण, पूरा न्यूटन को चढ़ा दिए। और जैसे ही 19 सेंचुरी का बिगनिंग हुआ, फिर इंटरफियरेंस आया, पोलराइजेशन आ गया, डिफ्रैक्शन आ गया, और उसके बाद वाले सालों में मैक्सवेल साहब, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल आ गए। उन्होंने फिर एक नए ही प्रकार का तरंग दे दिया जिसको माठे में नहीं चाहिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग। और लास्ट में फिर हर्ट्ज ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन भी कर दिया। तो दुनिया मानने लगी भाई कि प्रकाश क्या है, तरंग है। लेकिन अब ये क्या बकलोली हो रहा है यार, अब ये क्या नौटंकी है। अब आप बोल रहे हो कि ये जो फिनोमिनन है केवल पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकता है, केवल पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया लोगों ने। लेकिन सन 1905 इन द ईयर ऑफ 1905 अल्बर्ट आइंस्टीन, नाम तो सुना ही होगा, अब तक का सबसे महान वैज्ञानिक फिजिक्स में। सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन डिस्कवर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किया। द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जब प्रकाश क्या होता है किसी भी धातु की सतह पर पड़ता है तो डैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। अरे तो इससे हमको क्या लेना, ये जो फिनोमिनन है ना भाई, इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। क्या बोल रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, अरे हमको नहीं मालूम भाई कि प्रकाश तरंग है कि प्रकाश कण है, हमको इस झमेले में पढ़ना नहीं है। लेकिन ये जो है ना, इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल थ्योरी। इस थ्योरी को, इस इफेक्ट को आप तभी एक्सप्लेन कर पाओगे जब आप ये मानोगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कण है। हो हमको तो साला ही ना लोचा ही लगता है। अब अल्बर्ट आइंस्टीन बोल रहा है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कण होना चाहिए। अब कौन माई का लाल है भाई, अब कौन माई का लाल है जो बोलेगा, इनके सामने कौन उंगली उठाता। तो अब फिर से गेम चेंज हो रहा है, अब फिर से लोग लौट रहे हैं, कर्ण की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन अब बाद के सालों में कुछ और भी फिनोमिनन्स आई, जैसे कि कॉम्पटन इफेक्ट हो गया। कॉम्पटन इफेक्ट उसको भी केवल कर्ण सिद्धांत से ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जरा नज़र डालिए, जो भी फिनोमिनन है लाइट का, लाइट से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं मैं उसको यहाँ पर समराइज कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि किसको किससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन है। ये सभी के सभी प्रकाश से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये जो घटनाएं हैं कैन बी एक्सप्लेन बाय बोथ। ये पार्टिकल थ्योरी से भी एक्सप्लेन हो सकता है और ये वेव थ्योरी से भी एक्सप्लेन हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में जो फिनोमिनन आई हैं जैसे कि इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इसको आप केवल किससे एक्सप्लेन कर सकते हो भाई? ओनली वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हो, ओनली वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हो। और इधर जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और साथ में है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और साथ में यहाँ पे एक कॉम्पटन इफेक्ट भी है। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाई पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। अरे यार ये तो पूरा का पूरा जो तराजू है बराबर हो गया, 3 उधर भी हैं 3 इधर भी हैं, 3 तो भैया बीच में ही है। अब क्या करें,
किधर को जाएं, तराजू तो एकदम बैलेंस्ड है। उसी समय एक मेरे जैसे कोई महान आदमी ने, अच्छा मैं महान नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जैसा कोई महान आदमी था, वो ये बोला कि लाइट ना यार, मंडे को, ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या, मतलब कहाँ से साइंस की थ्योरी आती है। मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को ना ये पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, सोम बुध और शुक्र को ये पार्टिकल यानी कि कण के जैसा बिहेव करता है। ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को ये वेव जैसा बिहेव करता है। और किसी बदमाश बच्चे ने पूछ दिया, अबे संडे का क्या, अबे संडे का क्या करोगे, अबे संडे को छुट्टी होता है, संडे इज हॉलीडे भाई, संडे इज हॉलीडे। तो किसी फिर यहाँ पे बोले यार दम तो है बात का, ये दिन वाला बात सही हो ना हो लेकिन बात में दम तो है। साला ये ना कहीं कहीं पार्टिकल जैसा होता होगा और कहीं कहीं वेव जैसा बिहेव करता है, कहीं कहीं पार्टिकल जैसा बिहेव करता है और कहीं कहीं वेव जैसा बिहेव करता है। यानी कि ये तो दोगला है, यानी कि ये तो दोगला है भाई। और इसी से आता है 1924 में वेव पार्टिकल डुअलिटी, वेव पार्टिकल डुअलिटी। इसी को आप जानते हो क्या, डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट। यानी कि प्रकाश कहीं कहीं पर तरंग के जैसा भी व्यवहार करेगा, प्रकाश किसी किसी घटना में कण के जैसा भी व्यवहार करेगा। यानी कि प्रकाश तो एक नंबर का दोगला है, प्रकाश तो एक नंबर का दो, गाली नहीं है ये, दोगला गाली नहीं होता है, दोगला जिसके बाद दो गले हों, आपके सामने कुछ और बोलता है, किसी और के सामने कुछ और बोलता है, ये गाली नहीं है, एक एक्टिविटी है भाई, ये एक एक्टिविटी है। ओके, सो वेव पार्टिकल डुअलिटी गिवन बाय डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली किसने दिया था भाई, डी ब्रॉगली ने दिया। ओके, सो वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या बोलता है कि लाइट जो है कहीं कहीं पे वेव जैसा बिहेव करेगा, किसी किसी घटना में वो पार्टिकल जैसा भी बिहेव करेगा। यानी लाइट जो है वो डुअल नेचर का होता है। और अभी हम लोग यही मानते हैं कि लाइट क्या होता है, लाइट का नेचर डुअल होता है, लाइट जो है डुअल नेचर का है, लाइट जो है डुअल नेचर का है। लेकिन साइंस इज एवर डायनामिक थिंग, साइंस जो है बहुत ही डायनामिक है दोस्त, यहाँ हर घड़ी बदल रही है, हर चीज़ बदल रही है। तो हो सकता है आने वाले टाइम्स में ये चले ना चले, लेकिन अभी का जो प्रेजेंट टाइम है हम लोग क्या मानते हैं कि लाइट जो है वो डुअल नेचर का होता है, लाइट जो है वो डुअल नेचर का होगा। कहीं कहीं पे वेव जैसा बिहेव करेगा और कहीं कहीं पे पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा। तो ज़रा एक फिर से नज़र डाल लें टाइमलाइन पे। सबसे पहले कहाँ पर, सबसे पहले न्यूटन ने बात की, न्यूटन ने बात की 1676 में कि लाइट पार्टिकल है, लाइट है पार्टिकल। 1678 में हाइगन ने वेव थ्योरी दे दिया। उसके बाद 100-150 सालों तक लोगों ने न्यूटन को फॉलो किया। भाई न्यूटन का जो पार्टिकल थ्योरी है वो डोमिनेट हुआ, क्योंकि 1678 में जो थ्योरी वेव थ्योरी आया था वहाँ पे उन्होंने बोला था वेव है, और उस समय तक जो ज्ञात तरंगें थीं उनको माध्यम चाहिए था। तो इन्होंने एक ईथर नामक कोई माध्यम की परिकल्पना की थी, जो उसको भाई लोग ढूंढ नहीं पाए एक्सपेरिमेंटली, तो डिसरिगार्ड। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर, 1801 में आ जाते हैं। यहाँ पे सर थॉमस यंग ने क्या बोला कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है यार, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, जो कि इंटरफियरेंस, यहाँ पे इंटरफियरेंस आ गया। फिर कुछ सालों के बाद पोलराइजेशन भी डिस्कवर हुआ, और कुछ समय के बाद डिफ्रैक्शन भी आ गया। और ये सभी के सभी किससे एक्सप्लेन हो सकता है, बस केवल एक्सप्लेन होगा किससे, वेव थ्योरी से। उसके बाद 1865 में जेम्स मैक्सवेल ने क्या किया, एक नए प्रकार के तरंगों का खोज की, एक नए प्रकार के तरंगों की खोज की, जिसको बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग।
यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको क्या नहीं चाहिए, जिसको तो माध्यम चाहिए ही नहीं। और 1888 में हर्ट्ज ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन भी कर दिया। तो ये जो 19th सेंचुरी था, ये जो 19th सेंचुरी था, यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा है, वेव थ्योरी डोमिनेट किया है, तरंग सिद्धांत डोमिनेट किया है। लेकिन एट द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बाद के कुछ साल बाद जो कॉम्पटन इफेक्ट आया है, दे कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल थ्योरी। तो उसके बाद जो एक मिला जुला एक जो सिद्धांत आएगा लाइट के प्रकृति को लेके, वो है डुअल नेचर ऑफ लाइट। डी ब्रॉगली ने बोला कि लाइट जो है डुअल नेचर का होता है, लाइट जो है डुअल नेचर का होता है। और आज आपको यही बताया जाता है कि लाइट क्या है, लाइट की प्रकृति क्या है, लाइट की द्वैत प्रकृति है, लाइट की द्वैत प्रकृति है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। साल याद रखना कि किस ईयर में क्या क्या हुआ, किस वैज्ञानिक ने क्या क्या किया था, ठीक है। तो प्रकाश की प्रकृति होती है डुअल नेचर का होता है। चलिए, तो अब हम लोग जो है बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे मिरर की। यानी कि दर्पण, यानी कि आईना, ठीक है। जो का पार्ट ये मिरर ही होगा, मिरर यानी कि दर्पण। तो मिरर क्या होगा, मिरर इज अ डिवाइस, मिरर इज अ डिवाइस which reflects maximum amount of light, maximum amount of light falling on it। तो मिरर क्या होता है जी, मिरर जो है, मिरर एक ऐसा डिवाइस है जो उसके ऊपर आने वाले मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, अधिकतम प्रकाश को वो परावर्तित कर देता है। उसमें अवशोषण ज़्यादा नहीं होता। देखो 100% तो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये होगा मिरर। अगर अब देखें टाइप्स ऑफ मिरर की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 3 टाइप्स के मिरर। पहला हो जाएगा प्लेन मिरर, नंबर 1 इज प्लेन मिरर एंड नंबर 2 इज स्फेरिकल मिरर, और एक हो जाएगा आपका पैराबोलिक मिरर। ओके, तो यह आ जाएगा आपका प्लेन मिरर के बाद आ जाएगा आपका स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर के बाद है आपका पैराबोलिक मिरर। ठीक है, तो क्या है मिरर इज अ डिवाइस विच रिफ्लेक्ट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। कितने टाइप का बताया आपको, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड पैराबोलिक मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर कैन उसको और भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। ओके, प्लेन मिरर, फिर कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, पैराबोलिक मिरर। तो चलिए देखते हैं ये दिखते कैसे होंगे। देखिए प्लेन मिरर तो प्लेन होगा, ये तो समतल दर्पण है वो तो समतल ही होगा। ऐसा इसको ऐसे दिखाते हैं, ये हो जाएगा समतल दर्पण। स्फेरिकल मिरर यानी कि ये गोलीय दर्पण है, और ये भी 2 प्रकार का होता है, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स यानी कि हो जाएगा उत्तल, और कॉनकेव यानी कि हो जाएगा अवतल। कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स का सरफेस जो होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो जहाँ से परावर्तन होगा वो उठा हुआ होता है जी, वो उठा हुआ होगा ऐसा। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये पॉलिश्ड सरफेस है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ है, कॉन्वेक्स उठा हुआ है। कॉनकेव यानी कि गुफा जैसा होगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो क्या है, गुफा के जैसे, तभी तो ये कॉनकेव है। कॉनकेव अवतल है, धंसा हुआ है। तो ये हो गया आपका प्लेन मिरर, उत्तल, अवतल। प्लेन मिरर,
उत्तल और तल। स्फेरिकल जो है वो ज़्यादा ही कर्व होगा, ये हो जाए, सॉरी पैराबोलिक मिरर ये ज़्यादा ही कर्व होगा, तो ये हो जाता है आपका पैराबोलिक मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड पैराबोलिक मिरर। ठीक है, तो अब ये मिरर क्या करता है, मिरर जो है वो इमेज फॉर्म करता है। तो देखना पड़ेगा कि भाई ये इमेज क्या होता है, ये इमेज क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि इमेज क्या होता है। इमेज ये आपका इमेज नहीं है, आपके रेपुटेशन की बात नहीं हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं दी। देखिए इमेज को परिभाषित कैसे करेंगे, व्हेन एक्चुअली में इमेज इज अ पॉइंट। अगर आप पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करो, एक्सटेंडेड सरफेस या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात भी कर सकते हैं, लेकिन अगर समझना है इजीली अगर समझना है तो हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ओके, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। इमेज या प्रतिबिंब एक्चुअली में एक पॉइंट है। ओके, इमेज या प्रतिबिंब क्या होगा, एक पॉइंट होगा किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ना, किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। सो इमेज और प्रतिबिंब इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू रिफ्लेक्टेड रेस मीट। ओके, क्या बोल रहा हूँ मैं कि प्रतिबिंब जो होता है वो एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा परावर्तित किरणें मिलती हैं। या फिर आप यूँ बोल सकते हो कि किसी भी चमकदार सतह से, यानी कि दर्पण या फिर मिरर से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जब वहाँ से किरणें परावर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलेंगी, वहाँ से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलेंगी वही होगा उस वस्तु का प्रतिबिंब, या उस ऑब्जेक्ट या फिर उस बिंदु ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो उसका प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इमेज हो, यानी कि प्रतिबिंब को कैसे परिभाषित कर रहे हो आप, इमेज इज अ पॉइंट, और प्रतिबिंब एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा परावर्तित किरणें मिलती हैं, वेयर टू और मोर देन टू रिफ्लेक्टेड रेस मीट। और याद रखना, इमेज बनने के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रेस तो चाहिए ही चाहिए, 2 रिफ्लेक्टेड रेस तो चाहिए ही चाहिए, तभी इमेज फॉर्म हो पाएगा। तो ये हो गया मिरर का इंफॉर्मेशन, और ये हो गया दर्पण। दर्पण एक डिवाइस है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को क्या कर देगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। और इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रेस आपस में मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमेज। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 टाइप्स का इमेज मिल जाएगा। एक होता है रियल इमेज, और एक हो जाएगा आपका वर्चुअल इमेज। रियल इमेज यानी कि होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और वर्चुअल इमेज जो है यह है आभासी प्रतिबिंब। रियल इमेज है वास्तविक प्रतिबिंब और वर्चुअल इमेज है आभासी प्रतिबिंब। चलिए देखते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। रियल इमेज किसको बोलेंगे और वर्चुअल इमेज किसको बोलेंगे। देखो, जब भी किसी मिरर से या किसी भी चमकदार सतह से या दर्पण से रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली में मिलेंगे, ओके, एक्चुअली में मतलब वास्तविक रूप से मिलेंगे, तब वहाँ पे रियल इमेज बनता है, तब वहाँ पे रियल इमेज बनेगा। तो कैसे बोलोगे रियल इमेज को, रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर देन 2 रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली मीट्स, जब मिरर से रिफ्लेक्टेड रेस जो है रिफ्लेक्ट होके वास्तविक रूप से रियली किसी पॉइंट पे मिलेंगे, तो वहाँ पे फॉर्म होगा रियल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होता है, यहाँ पर मिलता नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। ओके, सो वर्चुअल इमेज फॉर्म व्हेन 2 और मोर देन 2 रिफ्लेक्टेड रेस अपीयर टू मीट। ऐसा लगता है कि अच्छा ये आगे जाने पे नहीं मिलेंगे, जब आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे ना,
बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करोगे तब आपको वहाँ पर वर्चुअल इमेज मिलेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल इमेज, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेस जो है वो एक्चुअली में मिलते हैं, और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेस अपीयर्स टू मीट। यहाँ पे वर्चुअल इमेज में क्या होगा, वर्चुअल इमेज में रिफ्लेक्टेड रेस मिलते नहीं हैं, मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ओके, और आगे क्या है, रियल इमेज जो है ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, ये हमेशा उल्टा बनेगा, ये हमेशा उल्टा बनता है दोस्त। ऑलवेज इन्वर्टेड, ये हमेशा इन्वर्टेड होगा। वर्चुअल इमेज जो है, वर्चुअल इमेज ये इरेक्ट होता है, यानी कि ये हमेशा सीधा बनेगा। ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कभी भी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा। और रियल इमेज को कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इसको पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, कांट, इसको पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते यार, ठीक है। वर्चुअल इमेज को पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा रियल इमेज और ये वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब फॉर्म होगा, जब मिरर से रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली में मिलेंगे किसी पॉइंट पे। When two or more than two reflected rays actually meet at a point, परावर्तन के पश्चात वो किसी एक पॉइंट पे सच्ची में मिलेंगे, सच्ची मुच्ची में मिलेंगे, तो बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। और मिलेगा नहीं, मिलता हुआ प्रतीत होगा, अपीयर्स टू मीट है, तब वहाँ पे वर्चुअल इमेज है। इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। रियल इमेज को आप ऑब्टेन कर सकते हो स्क्रीन पे, वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, सो ये रहा टाइप्स ऑफ इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, चलिए ये रहा मेरा एक प्लेन सरफेस, ठीक है। ये उसका पॉलिड सरफेस है, दिस इज द पॉलिड सरफेस। और इधर का जो है ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने एक नॉर्मल, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर। ये जो एक आ रहा है रे, दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलोगे आप, इंसिडेंट रे बोलोगे, यानी कि ये आपतित किरण है। लेट पी क्यू इज इंसिडेंट रे। और ये जब आया है तो जाएगा भी, जो आया हो तो जाएगा ही ना भाई, जो आया है तो जाएगा ही। ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बोलेंगे आप परावर्तित किरण। और ये तो नॉर्मल है ही है, नॉर्मल है ही है, इसको NQ या MQ जो भी है ये, ठीक है। अब देखिए ये है नॉर्मल यानी कि अभिलंब, नॉर्मल यानी कि अभिलंब, ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है इंसिडेंट रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और ये है आपका I और ये है आपका R। I यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, R यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। फिर से देख लीजिए क्या है PQ। व्हाट इज PQ? PQ को बोलेंगे आप इंसिडेंट रे, PQ को बोलेंगे आप इंसिडेंट रे। और QR ले लीजिए आप इसको, QR को बोलेंगे आप रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे MQ जो है वो है नॉर्मल। I जो है एंगल I बोल देते हैं, एंगल I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और एंगल R क्या है जी, एंगल R जो है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, I जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल इंसिडेंट को बोलते हैं आप हिंदी में क्या बोलेंगे, इंसिडेंट को बोलेंगे आप आपतित किरण। ये है आपका परावर्तित किरण, ये है अभिलंब। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आपका आपतन कोण और ये हो जाएगा आपका परावर्तन कोण,
ठीक है, तो ये तो हो गया सर, लेकिन आप तो बताए ही नहीं कि ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कैसे परिभाषित आप कर सकते हो। बहुत बार वर्ड यूज़ किया है अभी इस लेक्चर में, रिफ्लेक्शन बहुत बार यूज़ किया है, लेकिन पता ही नहीं है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होगा। रिफ्लेक्शन, देखिए रिफ्लेक्शन जो है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। कैसे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट मतलब क्या हुआ, व्हेन लाइट ट्रेवल टू अ मीडियम, ये पूरा मीडियम है, ये जो यहाँ पे मीडियम एयर है, व्हेन लाइट ट्रेवल टू अ मीडियम स्ट्राइक्स द बाउंड्री ऑफ अनदर मीडियम। क्या बोल रहा हूँ मैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से गमन करता हुआ किसी दूसरे माध्यम की सीमा से टकराता है, जब किसी दूसरे माध्यम की सीमा से टकराता है, व्हेन लाइट ट्रेवल टू अ मीडियम, व्हेन लाइट ट्रेवल टू अ मीडियम एंड स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ द अनदर मीडियम, then it returns back to the same medium. It returns back to the same medium. That phenomenon is known as reflection of light. That phenomenon is known as reflection of light. क्या बोला है, फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से गमन करता हुआ दूसरे माध्यम की सीमा, चमकदार सतह भी बोल सकते हो आप, किसी चमकदार सतह से टकराता है तो वापस उसी माध्यम में लौट आता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। प्रकाश का परावर्तन, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन इट स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ द अनदर मीडियम, दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये रहा एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नमूना। ये है आपका एक प्लेन सरफेस, प्लेन पॉलिश सरफेस, ये पॉलिश किया है, ये आपका ब्राइट सरफेस होगा, ठीक है, चमकदार सतह। यह है आपका आने वाला किरण, ये आपका जाने वाला किरण, वाली आने वाली किरण, जाने वाली किरण, यह है नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि रिफ्लेक्शन में किसी को डाउट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो देखिए भाई, परावर्तन का सबसे पहला जो नियम है, ध्यान सुनिएगा, सबसे पहला जो नियम है, ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है और ये अभिलंब जो है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये सभी के सभी एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये सभी के सभी, ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, एक ही समतल में होंगे। कैसे डिफाइन करेंगे जी, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर वन इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सभी के सभी जो है एक ही प्लेन में होते हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या हो जाएगा, सबका प्यारा यार, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो चलिए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, व्हेन द लाइट ट्रेवल टू अ मीडियम and strike the boundary of the another medium, it reflects back to the same medium. This phenomenon is known as reflection of light. कैसे बोलेंगे हिंदी में, कैसे बोलेंगे दोस्त, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से गमन करता हुआ दूसरे माध्यम की सीमा से टकराता है या फिर किसी चमकदार सतह से टकराता है तो वापस उसी माध्यम में लौट आता है। इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही समतल में होंगे, और दूसरा क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे और तो कुछ है नहीं जी। चलिए ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगली जो क्लास होगी, अगली जो लेक्चर होगी, हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। ओके, तो चलिए अभी के लिए टाटा, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।